चलिए बच्चों, आज हम अपने एक नए चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या आप जानते हैं कि हीट होती क्या है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, हीट एक तरीके की एनर्जी होती है। अब आपने एनर्जी के बारे में पहले भी सुना है और पढ़ा है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हमारी इस पूरी दुनिया में प्रेजेंट है। कुछ नाम आप मुझे याद दिला सकते हैं? चलिए मैं कुछ नाम आपको याद दिलाता हूं, जैसे कि साउंड एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये साउंड भी तो एक तरीके की एनर्जी है। और किस एनर्जी के बारे में आप जानते हैं? लाइट एनर्जी। लाइट भी बच्चों एक तरीके की एनर्जी होती है। और भी कुछ एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक वैसे ही बच्चों, हीट भी एक तरीके की एनर्जी है जिसे दुनिया थर्मल एनर्जी के नाम से भी जानती है। याद रहे, हीट एनर्जी को कई बार थर्मल एनर्जी भी बुलाते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जैसे हमारी दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है, वैसे ही हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि हीट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरीके का एनर्जी का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसे कई बार हम थर्मल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने एनर्जी के बारे में एक बात और भी पढ़ी है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी का रूप बदल सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये बात पता नहीं है। ये जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मुझे बताओ कि हीट भी तो एक तरीके की एनर्जी है। इसका मतलब मैं किसी भी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर हीट एनर्जी को भी किसी अदर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में नहीं आई मेरी बात? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लेते हैं मैं अपने हैंड को रब करता हूं। देखिए, थोड़ी देर आप भी करके देखो क्या होगा। मेरे हाथ थोड़े से गर्म हो गए हैं। तो अब जरा सोचो कि जब मैंने रबिंग किया अपने हैंड को, तो मेरे हाथों ने हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया। लेकिन मुझे बताओ कि मैंने अपने हैंड को रब कैसे किया? तो अब ये नहीं बोलना है कि सर मैंने ऐसे करके घिस दिया। नहीं, ऐसे तो आपने किया, वो तो ठीक है, मगर आपने अपनी बॉडी की कौन सी एनर्जी यूज की ये काम करने के लिए? तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने अपनी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया है अपने हैंड को रब करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एनर्जी कौन सी लगाई है? बोलो, मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैंने मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया तो वो एनर्जी कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में बदल गई। तो मैंने जब मैकेनिकल एनर्जी यूज किया और अपने हैंड को रब किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? बोलो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर देखा जाए तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। इसके अलावा बच्चों में एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि फ्यूल के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसे हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। अब जब आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां से क्या निकलेगा? हीट एनर्जी निकलेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? हमने फ्यूल को बर्न किया और फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। जब हमने फ्यूल को बर्न किया तो बदले में हमें हीट एनर्जी मिला। तो हमने ऐसा बोल दिया कि यहां पर केमिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। इसके अलावा बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक हीटर भी देखा होगा। जब इलेक्ट्रिकल हीटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो वो भी हमें हीट प्रोवाइड करता है। तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों, इन सभी एग्जांपल से हमें एक बात समझ में आ गई कि हम किसी भी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो हमने ये तो देख लिया कि किसी अदर एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन मुझे बताओ कि हीट एनर्जी से भी कोई और एनर्जी बनाई जा सकती है क्या? क्योंकि हमें पता है एनर्जी अपना रूप बदलती है। तो अगर कोई और एनर्जी कन्वर्ट होकर हीट का रूप ले सकती है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होकर किसी अदर एनर्जी का रूप ले सकती होगी। तो चलो उसके ऊपर भी बात करें। तो बच्चों, हम यहां पर एक सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड क्या है? एक तरीके का मैटर होता है। मैटर का एक फॉर्म है, एक रूप है। हमने यहां पर सॉलिड लिया है और आप जानते हैं कि दुनिया के सभी मैटर के अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और ये पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ये बात आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप मैटर के बारे में एक बात और भी जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल कभी रेस्ट कंडीशन में नहीं होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। और सॉलिड के केस में वो मोशन कैसा होता है? टू एंड फ्रो, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन होता है
सॉलिड के पार्टिकल लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बात समझना कि ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर तो रहे हैं, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो ही वो मोशन कर पाता है, अदरवाइज वो मोशन नहीं कर सकता। तो अगर ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास पहले से ही कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तभी तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इनके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए मूवमेंट कर रहे हैं। अब मैं इस सॉलिड को हीटअप करूंगा और देखूंगा कि हीट करने से क्या होगा। तो बच्चों जैसे ही मैं सॉलिड को हीटअप करूंगा, मैं देखूंगा कि अचानक से इसके पार्टिकल और ज्यादा तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे। जैसे ही आप इस सॉलिड को हीटअप करेंगे, क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल पहले से तो टू एंड फ्रो मोशन कर ही रहे थे, लेकिन अब अचानक से उनका टू एंड फ्रो मोशन बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा तेजी से टू एंड फ्रो मूव करने लगेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जब आपने सॉलिड को हीटअप किया तो आपने सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड की। वो हीट एनर्जी किसको मिली, इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको वो हीट एनर्जी मिली। जैसे ही इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिला, इन पार्टिकल्स ने उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी में बदल लिया। देखो याद करो, मैंने आपको कहा था कि हीट एनर्जी का भी रूप बदला जा सकता है, और यहां पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सॉलिड के पार्टिकल क्या कर रहे हैं कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हैं। तो अब इन सॉलिड के पार्टिकल के पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी तो थी, अब यहां पर हीट को कन्वर्ट करके उन्होंने और काइनेटिक में बदल लिया। तो अब क्या होगा कि इन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब ये और तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे। अब अगर मैं और ज्यादा हीटअप करूं तो और ज्यादा ये उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलेंगे, और ज्यादा तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों, इन पार्टिकल के मोशन को देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि इनको कितनी हीट एनर्जी दी गई होगी। अगर ये पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब इनको कम हीट एनर्जी मिला होगा। अगर ये पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास ज्यादा हीट एनर्जी दी गई होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि पार्टिकल का मोशन देखकर आप ये बात पता कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके पास हीट एनर्जी कम है या किसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है। तो अब जरा सोचो कि मुझे किसी का हीट मेजर करना हो कि किसी मटेरियल के पास कितनी हीट एनर्जी है, तो एक्चुअली मैं हीट एनर्जी को मेजर नहीं करूंगा, मैं इन पार्टिकल के मोशन को मेजरमेंट करूंगा। उसको मेजर करके देखूंगा कि ये पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है या कितना धीरे मूव कर रहा है। उस मेजरमेंट को अगर मैंने पता कर लिया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा किसके पास हीट ज्यादा है और किसके पास हीट कम है। तो मुझे बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे किसी मटेरियल का हीट मेजरमेंट करना है, पता करना है कि किसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है या किसके पास हीट एनर्जी कम है, तो मैं क्या मेजर करूं, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, तुम कितने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मेजर करोगे। तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि आपको सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है और बाद में उनका एवरेज लेना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि लगभग एक पार्टिकल कितना मोशन कर रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल पता करनी होगी कि एक पार्टिकल के पास एवरेज तौर पे कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो बोलो, अगर आपको हीट का मेजरमेंट करना है तो आपको क्या मेजर करना चाहिए। एक्चुअली आपको एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी होगी, और उसी को बच्चों टेम्परेचर के नाम से हम जानते हैं। जब भी आप कहते हो ना मैंने टेम्परेचर पता कर लिया इस मटेरियल का, ये इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो एक्चुअली टेम्परेचर होता क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर पार्टिकल जिसको आप मेजर कर रहे होते हो, और उसी से आपको हीट का आइडिया मिलता है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी नापने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हालांकि बच्चों, हम थर्मामीटर के ऊपर अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस हीट की तरफ ज्यादा है। अब जरा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, क्या आप जानते हैं कि हीट की एसआई यूनिट क्या है। तो बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में कोई भी एनर्जी हो उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, तो हीट की भी एसआई यूनिट बोलो क्या होगी, जूल। मगर बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास कुछ अदर यूनिट भी प्रेजेंट हैं जिनसे हम हीट को मेजर करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैलोरी एंड अर्ग। ये दो अदर यूनिट्स हैं जिसमें भी हम हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जूल एक यूनिट है, वैसे ही कैलोरी और अर्ग भी एक यूनिट है। बस डिफरेंस क्या है, जूल एसआई यूनिट है मगर कैलोरी और अर्ग ये एसआई यूनिट नहीं है, ये जस्ट अदर यूनिट्स हैं।
इसके अलावा बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो कैलोरी है वो जूल से थोड़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक कैलोरी में 4.184 जूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर अर्ग की बात करूं तो अर्ग जो है वो जूल से काफी छोटी यूनिट है, क्योंकि एक अर्ग के अंदर 10⁻⁻7 जूल प्रेजेंट होते हैं। सोचो 10⁻⁻7 कितनी छोटी क्वांटिटी है। इसका मतलब अर्ग जूल के कंपैरिजन में काफी छोटी यूनिट है। तो अगर मैं इन तीनों यूनिट की बात करूं तो इन तीनों यूनिट में कैलोरी थोड़ी बड़ी यूनिट है, जूल उससे थोड़ी छोटी है, और अर्ग तो सबसे छोटी यूनिट है। मगर तीनों में ऐसा यूनिट कौन है, बोलो? जूल। अब बच्चों हम यहां पर बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में, कि जब हम हीट करते हैं किसी मटेरियल को तो हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों मेरे पास एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और अभी इसके पार्टिकल कुछ ना कुछ तो मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है मैटर के पार्टिकल थोड़ा बहुत तो मोशन करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं होते। और मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल के मोशन से हम हीट एनर्जी का आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर इसके पार्टिकल पहले से ही मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पास पहले से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रेजेंट होगी। और अगर इसके पास कोई ना कोई पहले से हीट एनर्जी है तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। मतलब पर पार्टिकल कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी हम मान ही ले, जिससे हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पहले से टेम्परेचर रहा होगा। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हीटअप करूं तो क्या होगा? उस हीट एनर्जी को ये ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेंगे और ज्यादा तेजी से हिलने लग जाएंगे। तो अगर ये पार्टिकल और ज्यादा तेजी से हिलेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल और ज्यादा निकल कर आएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हम हीटअप करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और यही बच्चों हीट का सबसे पहला इफेक्ट है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा बच्चों हीट की मदद से हम किसी मटेरियल के स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आइस का एग्जांपल लूं, अगर मैं आइस को हीटअप करूं तो आप जानते हैं कि वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे हीट की हेल्प से हमने क्या किया, एक सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसकी स्टेट बदल दी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी की मदद से स्टेट को भी चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको परफॉर्म करवाने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी होती है। जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लूं, और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करें तो क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बोलो ये है तो एक केमिकल रिएक्शन, मगर इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ा। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया ही नहीं होता तो ये केमिकल रिएक्शन कभी परफॉर्म हुई नहीं होती। मतलब हीट एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों हीट करने से मटेरियल एक्सपैंड भी करते हैं। देखिए इस बात को मैं एक एग्जांपल से लेकर बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक मेटेलिक शीट है और अगर मैं इसको हीटअप करूं तो ये मेटेलिक शीट थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हुआ क्या कि आपने जैसी हीटअप किया, जो पार्टिकल्स थे इस मटेरियल के वो थोड़ा सा दूर दूर चले गए और थोड़ा सा एक्सपैंड हो गए, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करने लगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो मटेरियल एक्सपैंड करता है। इसके अलावा बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि हीट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी इफेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग वाटर को बॉईल करते हैं। अब क्यों करते हैं भाई? वाटर के अंदर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप वाटर को बॉईल कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया वहां पर मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, जब आपने हीट एनर्जी दिया तो उस हीट एनर्जी को बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर पाया और मर गया। वाटर बॉईल किया तो बैक्टीरिया मर गया। इसका मतलब हीट एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो हमारे केस में भी सेम वही बात एग्जिस्ट करती है कि हीट एनर्जी की मदद से हमारी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है। तो इन शॉर्ट बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि हीट एनर्जी अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब बच्चों हमने जितने भी टाइप के इफेक्ट्स पढ़े हीट के, हमने बहुत सारे इफेक्ट देखे। उनमें से केवल एक्सपेंशन वाले इफेक्ट के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और मैं तीनों को हीटअप करता हूं। तो देखें कि किसके केस में ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि सॉलिड के पार्टिकल तो ज्यादा पास पास रहते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इनके पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा टाइट फोर्स के साथ, ज्यादा हाई फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो ये एक्सपेंड तो होगा मगर इसमें एक्सपेंशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। तो अगर आप इनको हीटअप करेंगे तो यहां एक्सपेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होता है, यानी कि यहां पर अगर आप हीटिंग करेंगे तो यहां पर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, ये तुरंत बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। तो मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसके केस में देखने को मिलेगा? गैस के केस में देखने को मिलेगा। और उसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उनको दूर जाने में बड़ी आसानी होगी अगर हम उनको हीटअप करेंगे। और सबसे कम एक्सपेंशन किस में देखने को मिलेगा? सॉलिड के केस में, क्योंकि अगर आप यहां पर हीटअप करेंगे तो वो आसानी से दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एक्सपेंशन भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करते हैं। देखिए, आपने अगर किसी मटेरियल को हीटअप किया और केवल उसकी एक डायमेंशन बढ़ रही है, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो, सिर्फ एक डायमेंशन इंक्रीज कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये 1D एक्सपेंशन है। और 1D एक्सपेंशन को या 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन बुलाते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रॉड है, अगर उस रॉड को मैं हीटअप करता हूं तो वो लेंथ वाइज इंक्रीज कर जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर एक डायमेंशन इंक्रीज कर गई, एक डायमेंशन एक्सपेंड कर गई है, तो ये एक्सपेंशन कैसा माना जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर यहीं पर मैं एक मेटल की शीट ले लूं तो एक मेटल की शीट देख सकते हैं 2D फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर 2 डायमेंशन आपको दिख रही होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। और अगर मैं इस शीट को हीटअप करूं तो क्या होगा? ये भी एक्सपेंड करेगी, तो लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेड्थ भी बढ़ेगा। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सर यहां पर 2 डायमेंशन एक्सपेंड हो रही हैं। लीनियर एक्सपेंशन में केवल एक ही डायमेंशन एक्सपेंड हुआ था, मगर यहां पर 2 डायमेंशन एक्सपेंड कर गया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे एरिया एक्सपेंड कर गया है, एरिया बढ़ गया है। और इसी को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? एरिया इंक्रीज होना, एरिया बढ़ जाना। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर मैं एक 3D ऑब्जेक्ट ले लूं, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। और अगर मैं इसको भी हीटअप करता हूं तो इसकी तीनों डायमेंशन इंक्रीज करेंगी, यहां पर लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी और हाइट भी इंक्रीज होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और जब भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बुलाएंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अब सवाल यह उठता है कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे थे, इन तीनों में किस टाइप का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि सॉलिड के केस में आपको तीनों टाइप के एक्सपेंशन देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने सॉलिड कैसा लिया है। अगर आपने कोई रॉड के रूप में सॉलिड लिया है तो उस केस में आपको लीनियर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अगर आपने शीट के फॉर्म में कोई सॉलिड लिया है तो आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने कोई 3D सॉलिड लिया है तो आपको क्यूबिकल एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं लिक्विड और गैस की बात करूं बच्चों, तो उनके केस में आपको केवल क्यूबिकल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए क्योंकि लिक्विड और गैस का खुद का कोई शेप नहीं होता है, उनको जिस वेसल में डाल दो वो उसी का रूप ले लेते हैं। तो यहां पर अगर आप हीटिंग करेंगे तो आपको ना तो लीनियर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और ना ही एरिया वाला सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। यहां पर सीधे क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा, यानी कि तीनों डायमेंशन इंक्रीज करेंगी। अब बच्चों आपने अपनी रियल लाइफ में कहां कहां पर एक्सपेंशन होते हुए देखा है हीट की वजह से, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऑटोमेटिक फायर अलार्म। ऑटोमेटिक फायर अलार्म के केस में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है और इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मेटलिक स्ट्रिप हैं, ठीक है, 2 मेटल्स की मैंने स्ट्रिप ले लिया और दोनों नीचे से भी जुड़ी हुई हैं और ऊपर से भी आपस में कनेक्टेड हैं। आप देख पा रहे हैं ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से एकदम चिपकी हुई हैं। अब यहां पर मैंने जो 2 स्ट्रिप लिया है, ये दोनों मेटल डिफरेंट टाइप के हैं, एक जैसे नहीं है। तो ये बात ध्यान रहे कि अलग अलग टाइप के सॉलिड में अलग अलग तरीके का एक्सपेंशन होगा। अगर मैं इसको हीटअप करूंगा तो कोई एक सॉलिड ऐसा होगा जो ज्यादा एक्सपेंड कर जाए, तो कोई दूसरा ऐसा होगा जो कम एक्सपेंड करे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो पहला वाला सॉलिड है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है हीट एनर्जी मिलने पर, और जो दूसरा वाला स्ट्रिप है वो कम एक्सपेंड करता है। तो अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को हीटअप करूं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो पहली स्ट्रिप थी वो ज्यादा बढ़ गई और दूसरी स्ट्रिप छोटी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता सकते हो? क्योंकि भाई ऊपर के दोनों के एंड पॉइंट तो आपस में जुड़े हुए थे,
वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो एक ऊपर एक नीचे तो देखने को नहीं मिलेगा। हमें यह बात ध्यान रखनी है कि इनके एंड पॉइंट, नीचे के एंड पॉइंट और ऊपर के एंड पॉइंट आपस में जुड़े रहने चाहिए, और पहले वाले की लेंथ बढ़ जाए क्योंकि मैं हीटअप कर रहा हूं, और दूसरे वाले की कम रह जाए। तो अब ये करना है, तो कैसे होगा? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब इसको हम हीटअप करेंगे तो ये एक तरफ बैंड हो जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा। अब समझना कि एक तरफ झुका क्यों। सबसे पहले ये देख लो कि इसके बॉटम का एंड पॉइंट और इसका ऊपर वाला एंड पॉइंट आपस में अभी भी जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ, और हम चाहते भी थे कि वो अलग ना हो क्योंकि वो जॉइंटेड है। तो पहला पर्पस तो सॉल्व हो गया कि एंड पॉइंट अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देखें कि जो पहला स्ट्रिप है उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और दूसरे वाले की लेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने हीटअप किया है और हम ये मानकर चल रहे थे कि जो पहली स्ट्रिप है वो ज्यादा एक्सपेंड करती है। तो जरा सोचना कि ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, थोड़ा कर्व्ड हो गया है। अगर हम इसको थोड़ा और आगे घुमा दें तो क्या एक सर्कल बनेगा? क्या आप सोच पा रहे हैं कि अगर इसको ढंग से घुमा दिया जाता तो क्या एक सर्कल का फॉर्मेशन हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहां पर कोई सर्कल नहीं है। उस सर्कल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास है। कोई भी मुड़ी हुई चीज को आप एक सर्कुलर पार्ट मान सकते हैं, एक कर्व्ड पार्ट मान सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मुड़ गया है, तो एक तरीके से एक सर्कल का पार्ट जैसा लग रहा है। अच्छा, हर सर्कल का एक सेंटर भी होता है, तो यहां पर कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, और सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बुलाते हैं। तो मुझे बताओ कि किसका रेडियस ज्यादा है, पहली वाली स्ट्रिप का या दूसरी वाली स्ट्रिप का? तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो आउटर स्ट्रिप है पहली वाली, उसका रेडियस ज्यादा है और नीचे वाली का रेडियस कम है। अब आप ये बात जानते हैं कि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकाला जाता है? 2πr से, यानी कि जो सर्कल की आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। हालांकि हमारे पास पूरा सर्कल तो नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, बाउंड्री की लेंथ डिपेंड तो रेडियस पर करती है। तो बाउंड्री के एक छोटे हिस्से की भी अगर बात करें तो उसकी भी लेंथ रेडियस पर ही डिपेंड करेगी, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों की ये जो दो स्ट्रिप बैंड कर गई है, इसमें जो बाहर वाली स्ट्रिप है नंबर 1 स्ट्रिप, उसकी लेंथ ज्यादा है क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। लेकिन मैं अंदर वाली स्ट्रिप की बात करूं जो थोड़ा सा दबी हुई है अंदर की तरफ, उसकी लेंथ कम मानी जाएगी क्योंकि उसका रेडियस भी कम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर आपके सामने दो स्ट्रिप दे दी जाएं जिसमें एक कम एक्सपेंड करता हो, एक ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो हीट करने पे किस तरफ चीजें झुकेंगी? जो कम एक्सपेंड करता है उसकी तरफ ही चीजें मुड़ जाएंगी। ऐसा ही कुछ इफेक्ट बच्चों आपको ऑटोमेटिक फायर अलार्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, मैंने ऑटोमेटिक फायर अलार्म का एक स्ट्रक्चर बनाया है और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी मैंने दो स्ट्रिप को यूज किया है, जिसमें से ये वाली जो स्ट्रिप है ये ब्रास की बनी है। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रास क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रास एक कॉपर और जिंक का अलॉय है, यानी कि एक ऐसा अलॉय है जिसको बनाने के लिए कॉपर और जिंक का यूज किया गया है। और बच्चों ये जो दूसरी स्ट्रिप हमने ली है ये आयरन की है। और आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों में ब्रास हीट करने पर ज्यादा एक्सपेंड करता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने एक बैटरी भी कनेक्ट किया है और बैटरी को वायर के थ्रू हमने इस स्ट्रिप सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। और यहां पर हमारे पास एक बेल भी है। बेल के अलावा बच्चों आपको यहां पर एक स्क्रू भी नजर आ रहा होगा। अब अगर ये स्ट्रिप का सिस्टम किसी तरीके से इस स्क्रू के साथ टच हो जाए तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी बेल रिंग करने लगेगी। तो अब जरा सोचें कि कहीं पर अगर अचानक से आग लग जाए, फायर कैच कर ले, तो वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसी वो हीट एनर्जी इस मेटेलिक स्ट्रिप को मिलेगी तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा, ब्रास ज्यादा एक्सपेंड करेगा आयरन के कंपैरिजन में। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है और कोई कम एक्सपेंड कर रहा है तो वो चीज बेंड हो जाएगी किसकी तरफ? जहां पर एक्सपेंशन कम हो रहा है तो ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड अप हो जाएगा, इस तरफ झुक जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों ये बात कि क्यों ये पूरा स्ट्रिप का सिस्टम इस तरफ झुका है? क्योंकि ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हुआ है और झुकते वक्त जैसे ही ये स्क्रू को टच करेगा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट और हमारी बेल रिंग करने लगेगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहीं पर आग लग गई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम में हीट एनर्जी का यूज हुआ है और एक्सपेंशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास ग्लास की बोतल है और उसके ऊपर कोई मेटलिक कैप लगी हुई है, मेटल का ढक्कन लगा हुआ है जो कि बहुत टाइट है, आपसे खुल नहीं रहा है, आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप एक काम करिए, आप इसके ऊपर वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दीजिए। जो कैप है मेटल की उसके ऊपर गर्म पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि मेटल की कैप को हीट एनर्जी मिलेगा। जैसी हीट एनर्जी मिलेगा मेटलिक कैप थोड़ा सा एक्सपैंड करेगी, तो जैसी वो एक्सपैंड करेगी तो ग्लास बॉटल के साथ
अभी जो टाइटली कनेक्शन उसने बना रखा है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और आप बड़े आराम से इस कैप को ओपन कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, ये कुछ वो एक्सपेंशन एग्जांपल हैं जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते रहते हैं और आपने देखे भी होंगे। इसके अलावा बच्चों आपने इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक वायर लगे रहते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि समर सीजन में इन इलेक्ट्रिक वायर्स को जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो शायद आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा कि जब विंटर सीजन आएगा, ठंड का सीजन, तो ये वायर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। भाई हीट एनर्जी देने पर अगर कोई चीज एक्सपेंड करती है तो हीट एनर्जी लूज हो जाने पर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट भी करती होगी। तो जैसे ही विंटर सीजन आएगा, हीट एनर्जी कम होने लगेगी तो ये वायर जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। अब अगर आपने इस वायर को ढीला नहीं बनाया होता, टाइट वायर लगा दिया होता और उस समय ये वायर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये वायर टूट जाता। इसीलिए बच्चों समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को थोड़ा सा लूज बांधते हैं कि जब विंटर सीजन आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होगा भी, तो ये वायर टूटेगा नहीं। हमने पहले से ही थोड़ा सा लेंदी वायर ढीला सा लगाया है। इसके अलावा बच्चों आपने रेलवे ट्रैक्स भी देखे होंगे। रेलवे ट्रैक्स के बीच में कहीं आप नोटिस करना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। यहां पर भी बिल्कुल यही रीजन है कि जब समर सीजन आएगा तो ये मेटल की जो रेल्स ट्रैक हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगी, तो इन्हें एक्सपेंड करने के लिए जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए गैप छोड़ दिया है। अब अगर आपने गैप छोड़ा ही नहीं होता, इनको बिल्कुल चिपका दिया होता, तो सोचिए क्या होता। जब समर सीजन आता तो ये रेलवे ट्रैक थोड़ा सा एक्सपेंड करती, और आप जानते हैं कि जब लेंथ एक्सपेंड करती है तो चीजें मुड़ जाती हैं, बेंड कर जाती हैं, जैसा कि हमने ऑटोमेटिक फायर अलार्म में देखा था। तो अगर ये रेलवे ट्रैक बेंड कर गए तो आप सोच पा रहे हो क्या होगा, हैवी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर हमें हीट का एक्सपेंशन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।